ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। Okay, so let me introduce the lesson first. This lesson is quite, let's say, uh, काफी लंबा है ये लेसन, मतलब अगर देखा जाए तो, बिकॉज ऑफ द डिटेल्स। स्टार्टिंग के रिएक्शंस वगैरह वो तो है ही हैं, चलो केमिस्ट्री का लेसन है तो ऑब्वियसली रिएक्शंस वगैरह है। स्टार्टिंग में सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन बाकी आगे जाके वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल, बिकॉज फिजिकल मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उनको पता है। केमिकल्स कुछ कुछ एक्सेप्शन दिए वाले, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, जैसे आपको पिछले साल थे मर्क्यूरी का एक एग्जाम्पल, जैसे कि मेटल है फिर भी लिक्विड है, उस टाइप के कुछ एक्सेप्शंस है, तो दैट विल सी। बट इसमें जो थोड़ा बहुत आपका वक्त खाएगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, उसके बाद जो है वो दैट इज रिएक्शंस विद वाटर, मतलब वही उसी के अंदर आ जाता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन। इसमें का एक रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट यू ऑलरेडी नो, दैट वी आर अगेन गोइंग टू सी, बट दिस टाइम विद रिएक्टिविटी सीरीज। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं वो एक देखना है, उसके फिर जो स्ट्रक्चर निकालना है, दैट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एंड इसके बाद मेन आता है, ये सेकंड पार्ट है, 3.4 जो है ये सेकंड पार्ट है आपके लेसन का। इसके अंदर आपके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये इसके इंफॉर्मेशन है, मतलब हाउ डू यू लेट्स से गेट मेटल फ्रॉम द नेचर, मतलब मेटलर्जी बेसिकली। सो ये पूरा मेटलर्जी का पार्ट है, मेटल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर गिवन। काफी लंबा चौड़ा पार्ट है ये। एंड वंस एक बार ये हो गया, उसके बाद आता है लास्ट में कोरोजन, विच यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, लेकिन इसमें थोड़े डिटेल्स हैं कि कोरोजन को स्टॉप कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। सो वो चीजें हम लोग देख लेंगे। सो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज अबाउट द मेटल्स के सपोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन मेटलर्जी। सो भले ही लेसन का नाम मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल का सेक्शन बहुत ही छोटा है इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर। ठीक है, इट्स देयर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन मेटल्स का पार्ट बहुत ही बड़ा है। मेजर सेक्शन किस चीज का इस लेसन में, मेटल्स के बारे में ही है। So let us start. In class 9, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था केमिस्ट्री में वो वही था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद कहाँ जाके डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज होने लग गया, लेकिन स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो ये तो जस्ट कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाता है। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले कौन से हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल, मतलब विच यू कैन सी बाय योर आईज। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, मतलब कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स के कुछ सैंपल लिए हो। वो क्या बोल रहे हैं, क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो मटेरियल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसको घिसो, बोले किससे, सैंड पेपर से। एंड वो बोल रहे हैं उसका जो अपीयरेंस है वो नोट करो। ऑब्वियसली किसी मेटल को अगर आप घिसते हो तो कैसा करेगा वो, शाइन करेगा। अगर आप किसी मेटल को घिसते हो सैंड पेपर से, ऑब्वियसली इट विल शाइन। एंड वो जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसको एक नाम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लस्टर। क्या बोलते हैं, लस्टर। आप लस्टर, लस्टर, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। लस्टर कोई टी पकड़ के बोलता है, कोई नहीं पकड़ के बोलता है, तो इट्स अप टू यू। लस्टर या फिर लस्टर, एंड दैट इज मेटलिक लस्टर। तो बेसिकली होता क्या है लस्टर, लस्टर इज नथिंग बट बेसिकली शाइनिंग प्रॉपर्टी, चमक दमक जो होती है कोई भी मेटल्स के अंदर जो चमकते हैं वो, तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लो, शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटलिक सर्फेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज मेटलिक लस्टर। ये नॉन मेटल्स में नहीं रहता, नॉन मेटल चमकते नहीं, मेटल्स चमकते हैं। पहला प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में सिर्फ, बाय द वे क्या आएगा इसके बारे में इन दी एग्जाम, दे विल आस्क यू डेफिनेशन, दे विल आस्क यू जस्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल में तुम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, एनी मेटल यू कैन राइट डाउन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटलिक लस्टर इज नथिंग बट शाइनिंग प्रॉपर्टी।
Next is about take small pieces of iron, copper, aluminium, and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. तो जल्दी से इसका चैट बॉक्स में आंसर बताओ, अगर तुम चाकू से आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को कट कर रहे हो तो वो कट होगा क्या? सिंपल जीके है वो, जनरल नॉलेज है वो. ऑब्वियसली नॉट अ बिग नो, राइट? इट वोंट कट, इट वोंट कट. अ बिग नो. ओके, सोडियम मेटल. सोडियम मेटल को अगर हम लोग कट कर रहे हैं नाइफ से, यस इट विल. यस लिखो यहाँ पे. यस, वी विल बी एबल टू कट इट. वी विल बी एबल टू कट इट. तो सोडियम को क्यों एग्जांपल ले रहे हैं? बिकॉज सोडियम इज अ मेटल. सोडियम मेटल है. एंड आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये भी मेटल्स हैं. तो आयरन, कॉपर को हम लोग कट नहीं कर पा रहे, लेकिन सोडियम को कट कर पा रहे हैं. मतलब इन शॉर्ट, मेटल्स का जनरल प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग उसको कट नहीं कर सकते, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कि जिनको हम लोग कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ. सो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बेसिकली हार्ड. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट एक्सेप्शंस है क्या इसको? हाँ है. एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक एग्जांपल्स ऑफ सोडियम. हार्ड है इसलिए हम लोग कट नहीं कर सकते उसको. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम ये जो मेटल्स हैं हम लोग इसको ठोक पीट के शीट्स बना सकते हैं, पतरे जिसको बोलते हैं. आयरन का पतरा या फिर कॉपर का पतरा हम लोग बना सकते हैं, राइट? सो ये जो आप पतरा बनाते हो या फिर कोई भी शेप बनाते हो ठोक पीट के, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी. मेलिएबल, अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछता है. मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. ठीक है, मेलिएबिलिटी बोलते हैं. मेलिएबिलिटी इज नथिंग बट शीट्स वाला प्रॉपर्टी. एंड सबसे हाईली मेलिएबल कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर. वहां पे अंडरलाइन कर लो, एग्जांपल दिया उन्होंने सिर्फ. गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट्स. द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये भी आपके लोअर ग्रेड में था, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी. थिन वायर्स में कन्वर्ट करना. ओके, तो सबसे डक्टाइल कौन है एलिमेंट? गोल्ड. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना किलोमीटर का वायर निकलता. वो स्टैट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इन द एग्जाम दे विल आस्क यू व्हाट इज डक्टिलिटी. You just tell them that ductility is nothing but the ability of the metals to be drawn into thin wires. Example you can use as gold. Okay, so ductility है, malleability है metals के पास. तो यहां तक हमने कितने प्रॉपर्टी देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं. लस्चर, विच मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी. दूसरा देखा कि कुछ मेटल्स कट होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स कट नहीं होते, कुछ मेटल्स कट होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हार्ड. मतलब दे हैव लस्चर, दे आर हार्ड, दे आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल. मेलिएबल मतलब क्या? शीट वाला. एंड आपके डक्टाइल मतलब क्या? वायर वाला. सो दीज प्रॉपर्टीज वी हैव सीन. तो कितने हो गए टोटल? 4 प्रॉपर्टीज. तो एक बार देख लो, इसमें से कुछ अगर इश्यू है तो प्लीज पूछें. सो दे आर आस्किंग अस, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर. ठीक है, एक एल्यूमिनियम या फिर कॉपर वायर लो बोलते हैं. क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड. क्लैम्प मतलब, क्लैम्प मतलब ये जो स्टैंड है ना, तो ऐसा उसको वहां पे क्लैंप्स के बीच में अटका दो बोल रहा है. ये आपका वायर है, एल्यूमिनियम ने तो कॉपर वायर, और उसको ऐसे अटका दो किसके अंदर? क्लैंप्स के अंदर, स्टैंड के. और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स. तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक मिनट में डायग्राम के साथ बताता हूं. ये आपका वायर है सपोज, ठीक है. वो बोल रहे हैं ये वायर को नीचे से वैक्स लगाओ. क्या लगाओ? वैक्स लगाओ ऐसे. और वैक्स को तुमको क्या लगाना है? वैक्स के नीचे, उसको वैक्स को चिपक के नीचे क्या लगाना है उसके? आयरन नेल लगाना, जिसको पिन बोल रहे हो. पिन. ओके, सो बेसिकली दिस इज पिन, दिस इज योर वैक्स. और वैक्स इसको चिपका है आपके वायर को. अब क्या बोल रहे हैं वो? हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प. तो दूसरे साइड से उसको हीट करो बोल रहे हैं. यहाँ पे हीट करो. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? तो तुम बताओ, क्या सपोज ये वैक्स मेल्ट होगा और पिन गिरेगी? जस्ट आस्किंग फॉर द ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल ऑब्जर्व? ओके, मेन क्वेश्चन. इट विल जस्ट फॉल ऑफ. इट विल जस्ट फॉल ऑफ. आपका वैक्स गर्म होगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके साथ पिन नीचे गिर जाएगा. ओके, तो पिन विल फॉल और वैक्स मेल्ट हो जाएगा तुम्हारा.
डज दी मेटल वायर मेल्ट? मेटल वायर मेल्ट होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, नो राइट, नो। तो क्यों नहीं होता? बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो हमारे को दो चीजें पता चली, दो चीजें पता चली। वो पिन कैसे गिरी? वो पिन कैसे क्या गिर गई? वो पिन इसलिए गिर गई क्योंकि वो हीट ट्रांसफर हो गई, एक जगह से दूसरे जगह पे हीट ट्रांसफर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कौन से कंडक्टर्स हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो पिन गिर गई ना नीचे, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर करता है। एंड वो वायर मेल्ट नहीं हुआ, इससे आपको क्या पता चलता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो मेल्ट नहीं हुआ ना वायर, तो आपको तो ये पता चलता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, अंडरलाइन कर लो। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर लेट्स से heat silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat, अंडरलाइन कर लो। ओके, लेड एंड मर्क्यूरी का स्पेशल एग्जांपल क्यों दिया उन्होंने कि पुअर है बोल के? मतलब इट्स बिकॉज वो मेटल्स है ना, तो मेटल्स होके भी वो उतना अच्छे से हीट को कंडक्ट नहीं करते। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक मेटल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? Every metal is not a good conductor of heat. Some might be poor, like lead and mercury, which are poor conductors of heat. Okay. अब यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ये है, जब भी बच्चों को ऐसा बोलते हैं ना गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, तो वो दोनों के लिए सेम ही समझते हैं। मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो दोनों एक ही समझते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई मटेरियल अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, मतलब वो गर्मी को, टेम्परेचर को लेट्स से मूव करा रहा हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कंपल्सरी नहीं है। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज आप ध्यान में रखो। बहुत सारे बच्चे उसको एक ही समझते हैं कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर वन एंड द सेम थिंग, विच इज नॉट, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। तो अभी हमने कौन से देखे? हीट के देखे। अभी इलेक्ट्रिसिटी के देखते हैं, ये वाले। अब इसमें क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये बैटरी लगाई है, बल्ब है, और बीच में ए और बी को गैप रखा हुआ है। मतलब इसके अंदर आप एक सैंपल को लगा सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं? प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मेटल पीस रखो। अब बताओ, विल द बल्ब ग्लो? बल्ब ग्लो होगा? सीधा सीधा बोलो। यू कैन सी द डायग्राम, ए और बी के अंदर मेटल रखा है हमने। विल द बल्ब ग्लो और नो? यस, यस। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है ये? इंडिकेट्स दैट मेटल क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर, लिखो वहां पे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रूव होता है इससे। इसका कोई मॉडिफाइड डायग्राम है? बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछते हैं ये। सो बच्चे ना ये बैटरी निकालते बैठ जाते हैं इतना ऐसा लंबा लंबा। इट्स नॉट नेसेसरी। आप एक काम कर सकते हो, ये ऐसा बैटरी बना लो, यहाँ पे आपका बल्ब डाल दो। वहां पे स्पेस ही नहीं है ऊपर मेरे पास। लेट मी, ओके, अभी ठीक है। एग्जाम के अंदर ये डायग्राम निकाल लोगे तुम? कैन यू प्लीज मॉडिफाई दैट डायग्राम? बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ डायग्राम, एंड दिस डायग्राम विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। उससे अच्छा ये निकाल लो। इट्स वेरी इजी। और नीचे लिख देना कि कनेक्ट द मेटल इन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप वो आपके इसको कनेक्ट करो मेटल को। प्लीज ड्रॉ दी मॉडिफाइड डायग्राम देयर इटसेल्फ, मतलब आप उसको याद कर लोगे फिर। और एक बार होने के बाद खाली रेज हैंड कर देना सो दैट आई कैन मूव ऑन।
ड्रॉ द डायग्राम फास्ट एंड जल्दी से बता दो होने के बाद, सो दैट वी कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट। डन सभी लोगों का? ओके। अभी आपको क्या करना है अपार्ट फ्रॉम द डायग्राम, चलो वो तो आपने निकाल ली होगी। आपको एक काम करना है, ये जो आपके वायर्स होते हैं, मतलब घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, तो उसके ऊपर कोटिंग रहती है, राइट? हम लोग जनरली उसको प्लास्टिक बोलते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप्स हैं। वी हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो उसमें का जो प्लास्टिक का हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं हमारे जो वायर्स पे होता है, उसका नाम क्या है? पीवीसी रहता है। तो उसको अंडरलाइन कर लो, नीचे ही पैराग्राफ में है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट इज बेसिकली ऑन व्हाट, आपके वायर के ऊपर रहता है, या फिर रबर लाइक मटेरियल। मतलब इन शॉर्ट, अंदर आपका मेटलिक वायर होता है और उसके ऊपर क्या रहता है? एक इंसुलेटर रहता है फॉर लेट्स से प्रोटेक्शन। सो व्हाई आर द इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटेड विद द सच सब्सटेंसेस? क्या रीजन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को ऐसे सब्सटेंस से कोट क्यों किया जाता है, प्लास्टिक से, पीवीसी से, रबर लाइक से? रीजन जस्ट दिस इज कॉमन सेंस। आप बता दो, सपोज कॉपर वायर पे वगैरह कोटिंग क्यों करते हैं? यस, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। करेक्ट, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली। यस, केमिकल इंसुलेशन इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी, हमारा वो मोटो नहीं है। हमारा मोटो उसका वही है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग गलती से उसको हाथ ना लगाए और हमारे को इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, फॉर दैट वी आर डूइंग दैट, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट होने के लिए। नाउ एक लास्ट वाला, आप मंदिर में गए होंगे, राइट? मंदिर में या फिर किधर भी, जहां पर भी एक सपोज फेस्टिवल है, कुछ है, तो घंटी बजाई होगी, राइट? घंटी इज नथिंग बट किससे बनती है? मेटल से बनती है। तो मेटल्स को हम लोग जब भी किसी चीज से मारते हैं, कोई भी मेटल को जब हम लोग किसी पत्थर से मारते हैं, किसी और चीज से मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं बेसिकली उसको, ठीक है? तो उसमें से एक आवाज आता है। तो मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉल्ड एज सोनोरस। ठीक है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है सबसे, सोनोरस। तो सोनोरस मतलब क्या? जब किसी मेटल को हम लोग किसी चीज से स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो उससे आवाज होती है। वो आवाज वाली प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के पास है, नॉन मेटल के पास नहीं। सो सोनोरस, टंग बोल के बसता है ना, हाँ, तो दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, वो भी किसके? मेटल्स के। एक बार लिस्ट बनाते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमको पूरा क्लियर हुआ है कि नहीं। पहला प्रॉपर्टी कौन सा था? मेटलिक लस्टर, राइट? मेटलिक लस्टर, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी था। सेकंड था कि सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं। थर्ड हमने देखा कि वो मेलिएबल होता है। फोर्थ हमने देखा कि वो डक्टाइल है। और कुछ देखा डक्टाइल के बाद? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट वाला कौन सा प्रॉपर्टी देखा हमने? सेवेंथ वन, सोनोरस वाला। सोनोरस मतलब वो आवाज वाला, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो तो पता ही है तुमको, हीट वाले अलग, डक्टाइल वायर, मेलिएबल शीट, हार्ड वो तो मतलब कट नहीं कर सकते, रिजिड है। मेटिक लस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, बिफोर वी गो इनटू दी नॉन मेटल्स, अगर इसमें से ऐसा कोई भी चीज है कि जो तुमको समझ नहीं आ रहा है, सो प्लीज डू आस्क। ओके, तो मेटल्स, मेटल्स के पास देख लिया हमने, ठीक है? सभी प्रॉपर्टीज हमने, 6 प्रॉपर्टीज कुछ देखे। 6 हैं कि 5 हैं टोटल सेपरेटली? 7 है, सॉरी। सो टोटल 7 प्रॉपर्टीज, वो भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे मेटल्स के। अब ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज किसके पास नहीं होंगे? नॉन मेटल के पास नहीं होंगे। नॉन मेटल के पास ये वाले प्रॉपर्टीज नहीं होंगे ना, सीधा सीधा। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर। अब नॉन मेटल्स के यहाँ पर ना कुछ एक एक्सेप्शन दिया है स्टार्टिंग में। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस, इसको अंडरलाइन करो। नॉन मेटल जनरली क्या रहता है? एक तो सॉलिड्स रहते हैं, नहीं तो गैसेस रहता है। लेकिन उसके अंदर एक ये है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है, और वो कौन है? ब्रोमीन। ये आपको नाइन्थ में भी था, ब्रोमीन का एक्सेप्शन। बीइंग अ नॉन मेटल इट इज स्टिल लिक्विड। नॉन मेटल है लेकिन फिर भी लिक्विड है, क्योंकि एक तो सॉलिड रहते, नहीं तो गैस रहते, लिक्विड नहीं रहते।
So one of the exceptions is bromine basically. Do metals have also have physical properties similar to that of metals? Okay, obviously not. आंसर क्या होगा इसका? क्या लगता है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के? अब भी देखिए जो हमने 7 प्रॉपर्टीज, चैट बॉक्स में लिखो whether do you, what do you think about this? Obviously no, right? A big no. But exception हो सकते हैं. Can there be exceptions? Obviously chemistry is full of exceptions. No, but with exceptions. No, but with exceptions. एक्सेप्शंस तो होंगे. तो हम लोग वही एग्जांपल देखेंगे अभी कौन से एक्सेप्शंस है, क्या क्या है. लेट अस सी. सबसे पहला एक्सेप्शन, मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि सभी मेटल्स कैसे रहते हैं, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का एक्सेप्शन. मर्क्यूरी कौन से स्टेट में रहता है? लिक्विड. ओके, मर्क्यूरी एक्सेप्शन. मर्क्यूरी लिक्विड में रहता है, सभी मेटल जनरली सॉलिड रहते हैं. दूसरा एक्सेप्शन, मेटल्स के अंदर एक दूसरा एक्सेप्शन है. हमने अभी क्या देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट जनरली कैसा रहता है मेटल का? बहुत ज्यादा हाई रहता है, राइट? मतलब खतरनाक तरीके का मेल्टिंग पॉइंट रहता है उनको. उनको कितना भी गर्म करो मेल्ट नहीं होते वो. लेकिन देयर आर टू मेटल्स, इसको अंडरलाइन करो नेक्स्ट पेज पे, गैलियम एंड सीसियम. गैलियम एंड सीसियम. तो इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये मेटल्स हैं, कहने को तो ये मेटल्स हैं, गैलियम गैलियम एंड सीसियम, लेकिन इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाथ के ऊपर आपने रखे तो मेल्ट हो जाता है. मतलब अपने हाथ का भी टेम्परेचर सह नहीं सकते वो. दैट मीन्स अवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो विच इज जस्ट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस भी उनको सहन नहीं हो रहा है, तो मेल्ट हो जाते हैं. ये एग्जाम में आपको एक एक्सेप्शन पूछेंगे. राइट डाउन द नेम ऑफ द टू मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा आपको. मर्क्यूरी का एक एक्सेप्शन, लिक्विड है मेटल होने के बावजूद. गैलियम सीसियम का क्या एक्सेप्शन है? लो मेल्टिंग पॉइंट्स बीइंग मेटल. आयोडीन का एग्जांपल ले लो. आयोडीन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आयोडीन बहुत सी बार पूछा जाएगा आपको. अब आयोडीन किस में आता है? नॉन मेटल में. जनरली प्रॉब्लम क्या है कि नॉन मेटल के पास चमक नहीं होती है, वो चमकते नहीं है मेटल के जैसा. मतलब लस्टर प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होती है. लेकिन आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल लस्टरस है, चमकता है वो. तो आयोडीन का एक अलग नाटक है. नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है? चमकता है, शाइन करता है. अब कार्बन का देख लेते हैं. अब कार्बन का तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही तुमको, कार्बन का क्या एक्सेप्शन है. वन ऑफ द कार्बन कौन है? कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, राइट? एक पहले वो कंफर्म कर लो, मेटल है कि नॉन मेटल है. सो इट्स अ नॉन मेटल. कौन? कार्बन. तो उसके अंदर दो मटेरियल्स हैं कार्बन के ना, एलोट्रॉप्स बोलते हैं उनको. दैट मींस एलोट्रॉप्स मींस व्हाट? एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग टाइप के सपोज अरेंजमेंट की वजह से उनके टाइप्स होते हैं कुछ. तो दो टाइप्स हैं कार्बन के, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट. इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट अपने सिलेबस में सिर्फ डायमंड एंड ग्रेफाइट है. अब डायमंड का क्या है नाटक? डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है, सबसे हार्ड है. कार्बन से ही बना है, प्योर कार्बन से बना है, लेकिन फिर भी बहुत हार्ड है. अब और एक मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफाइट. ग्राफाइट भी पूरी तरीके से कार्बन से ही बना है, लेकिन ये बहुत ही कैसा है? सॉफ्ट है, मतलब टूट जाता है अगर तुमने उसको हाथ में ले लिए, लिटरली ब्रेक हो जाएगा वो. मतलब डायमंड टूटता टूटेगा नहीं. और ग्राफाइट का क्या है, तुमने हाथ में अगर लिए तो यू कैन जस्ट, लेट्स से आपने दोनों हाथ से थोड़ा प्रेशर भी लगाया तो टूट जाता है वो, इतना सॉफ्ट है. डायमंड का और एक इशू है. डायमंड का जो मटेरियल है बेसिकली, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. लेकिन ग्राफाइट, ग्राफाइट्स रॉड्स बोल के यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में. मतलब ग्राफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. जनरली होनी चाहिए क्या? नहीं. मतलब कार्बन है वो, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए उसमें से, लेकिन ग्राफाइट के अंदर से होती है. रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अंदर से आपके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं उनके पास. सो ग्राफाइट स्ट्रक्चर्स, सो बेसिकली कैन पास इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है ये, कैन पास इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना. ठीक है, कंपैरिजन वाइज हार्ड सॉफ्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन पे पास इलेक्ट्रिसिटी. और डायमंड का और एक प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट जनरली होना चाहिए क्या?
नहीं, जनरली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, लेकिन फिर भी इसका है। ओके, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और ये ग्राफाइट का लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक लास्ट वाला एक्सेप्शन ये, लेकिन ऑलरेडी तुमने याद किया हुआ है मेटल्स के बारे में, सोडियम और पोटेशियम, जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। ओके, तो एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच यू कैन कट इवन विद द नाइफ। आप मतलब घर के चाकू से भी उसको कट कर सकते हो, मेटल को कट नहीं कर सकते ना, लेकिन इसको कट कर सकते केक की जैसे। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके डेंसिटीज कैसे हैं? बहुत ही कम है, एंड काफी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, लो डेंसिटीज। ओके, नाउ बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस में कुछ इशू हो सकता है, तो देख लेते हैं। ओके, take magnesium ribbon and sulfur powder, burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed, dissolve them in water, test the resultant solution with both red and blue litmus paper. Is the product formed on burning magnesium acidic or basic? अभी सल्फर का तुम बताओ। हमने याद रखा हुआ है ये, मेटल ऑक्साइड अगर है तो बेसिक रहता है कि एसिडिक रहता है? ये सेकंड लेसन में हुआ था। बेसिक, बेसिक। हाँ, तो उसी के साइड में लिख दो सिर्फ। एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड अगर है तो मतलब सल्फर जैसा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। ओके, तो बस वो लिख दो उधर, कुछ नहीं, उसके साइड में लिख दो सिर्फ। इसके लिए मैग्नीशियम का एग्जाम्पल इज ओके। और इसके लिए सल्फर का। ये जल्दी से लिख दो वहां पे, एंड आगे बढ़ते हैं, जस्ट वो टाइम पास है। Most non-metal produce acidic oxide when dissolved in water. On other hand, most metals give rise to basic oxides. यहाँ पे देखो, वो वही चीज हमने जो ऊपर लिखी है वही वो बोल रहे हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटल्स क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड, मोस्ट। मोस्ट लिखा है। मोस्ट का मतलब क्या है? मतलब मैक्सिमम नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएंगे, मैक्सिमम मेटल बेसिक ऑक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस है। ओके, ठीक है, सो एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस है, आपको खाली इतना ध्यान में रखना है, मोस्ट का मतलब वो हो रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स आंसर दे दीजिए ब्लू क्वेश्चंस के। गिव एग्जांपल ऑफ मेटल। मेटल की जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो। अभी देखे हुए हैं तो याद हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। कौन है? मर्क्यूरी। जिसको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम। हम लोग सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखते हैं, सोडियम। पोटेशियम भी है लेकिन एक ही लिख रहे हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर। अभी ऊपर के हीट केस में देखे थे, हीट का सेक्शन देखो। हीटम हीट का सेक्शन अभी हुआ था थोड़ी देर पहले। ये वाला क्या बोल रहे? द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ओके, ठीक है, तो सिल्वर एंड कॉपर। तो एक एग्जांपल लिख दो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। मैं नीचे लिख दिया, सो सॉरी, 1 मिनट। हाँ, सिल्वर या फिर कॉपर। हम्म। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर। मेटल है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, लेड। लेड एंड कौन? लेड और एक था ना लेड के साथ? मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी दोनों थे ना? ओके, यहाँ पे सोडियम और स्लैश पोटेशियम लिखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब क्या? मेलिएबल का मीनिंग बताओ। शीट वाला, राइट? शीट वाला। और डक्टाइल वाला? डक्ट। डक्टाइल वायर। ठीक।
क्या वही वही टाइम पास, कुछ ना कुछ तो चलते रहता। ओके, सो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी हमारे मेटल्स के, एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी देयर वाज। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू से इज नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके अंदर अलग अलग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला जो पार्ट है उसके अंदर वो है कोई भी मेटल को जलाना या फिर बर्न करना। अब बर्न कर रहा मतलब किसके साथ वो ये होगा, कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ। सो द फर्स्ट रिएक्शन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वाली रिएक्शन। एज वी आर टॉकिंग अबाउट बर्निंग समथिंग, तो बर्न मतलब किसके साथ बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या नहीं। ओके, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद dazzling white flame, वो अपने को ऑलरेडी पता है, अंडरलाइन करो उसको खाली। दिस यू ऑलरेडी नो, मैग्नीशियम और व्हाइट फ्लेम। ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो। पहला पैराग्राफ में मैग्नीशियम एंड व्हाइट फ्लेम, अंडरलाइन उसको, जस्ट एरो करके उसको बता दो। ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मेटल्स जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ओके, सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, जनरल फॉर्मेट। ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट मतलब एक स्टेप वर्ड इक्वेशन आप बोल सकते हो, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। आप जैसे कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम गोज विद सपोज लेट अस से एनी अदर मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो वो तो आप खुद ही फॉर्मूले के साथ बना सकते हो, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके बनाना इज नॉट बिग डील। जैसे कि पहला कॉपर वाला ले लो, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो। अब तुमको पता है कॉपर का वैलेंसी अगर हम लोग दो पकड़ते हैं, ऑक्सीजन का दो पकड़ते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो दोनों कट हो जाएंगे, CuO बनाएगा वो, कॉपर ऑक्साइड। और हम लोग लिखते हो तो उसको कैसा लिखेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड, बिकॉज हमने दो वैलेंसी पकड़ ली उसकी। अब बात करते हैं तुम्हारे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, दो कि तीन, तीन। और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है, दो, तो Al2O3, बस हो गया। सो दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन की जो ऑलरेडी आपको पता है विथ सपोज मेटल्स। अब आगे की बात करते हैं, नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। जनरली ये ऑक्साइड बने, राइट, ये ऑक्साइड बने। हमारे हिसाब से हम लोग इनको ऐसा बोल सकते हैं, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। कॉपर ऑक्साइड मतलब बेसिकली कॉपर इज अ मेटल एंड ये ऑक्साइड है। हमारे हिसाब से नेचर कैसा होना चाहिए ऑक्साइड्स का, मेटल ऑक्साइड्स का, मतलब लाइक फ्रॉम प्रीवियस इंफॉर्मेशन सेकंड लेसन से जनरली नेचर कैसा चाहिए, बेसिक। our nature of the metal oxide should be basic according to our previous information। लेकिन अभी आपको कुछ नया सिखाया जाएगा। This concept is called as amphoteric oxides। कौन से ऑक्साइड्स, amphoteric oxides, अंडरलाइन करो। नाउ व्हाट आर दीज ऑक्साइड्स, ये स्पेशल ऑक्साइड्स हैं, ये कभी कभार एसिडिक नेचर बताते हैं, कभी कभार बेसिक नेचर बताते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि Al2O3 ले लो, Al2O3 ले लो, अगर सामने, अगर सामने एसिड आ जाए, उसके उसके साथ एसिड का कोई रिएक्शन है, और यहां पर मान लो दूसरा रिएक्शन किसी बेस के साथ है, NaOH ले लो, तो उसका प्रॉब्लम क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जब सामने एसिड हो तो वो खुद बेस जैसा काम करता है, और सामने अगर बेस हो तो वो एसिड जैसा काम करता है। अपोजिट नेचर है उसका, मतलब समटाइम्स इट बिहेव्स एज बेस, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन एसिड, लेट्स से बिहेव्स एज एसिड, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन whom, हु इज द अनदर रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट कौन है। अगर वो एसिडिक है तो बेस कैसा काम करता है, अगर सामने वाला बेस है तो एसिड कैसा काम करता है। नाउ दीज काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज amphoteric ऑक्साइड्स, मतलब दीज आर मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज लेट्स से बेसिक नेचर, दोनों नेचर बताता है। एंड ये हमको कैसे पता चलता है कि वो बेस एसिड बोल के काम कर रहा है, because when Al2O3 reacts with HCl, which is acid, they create salt, AlCl3 and water. Salt बनाते हैं and water बनाते हैं. Same goes for Al2O3 and NaOH also. They create NaLO2. Now what is that?
दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिनेट ग्रुप है वो, AlO2, उनका वैलेंसी 1 ही रहता है एल्यूमिनेट ग्रुप का। तो सोडियम एल्यूमिनेट, समथिंग लाइक दिस। सोडियम इज 1, एल्यूमिनेट इज AlO2, कॉम्बिनेशन में वो बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, तो NaAlO2। so that is your basic compound which is created in this particular thing. So what are amphoteric oxides? ऐसे ऑक्साइड की जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों बताते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पर किसको लिखना है? Al2O3 को विथ HCl एंड NaOH, एंड बस उनके फिर सॉल्ट एंड वाटर करस्पॉन्डिंग आपको लिख देने। अब इसके अंदर कोई एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम के अलावा? अंडरलाइन कर लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, aluminum oxide and zinc oxide. These are your basic examples of what? Amphoteric as well as amphoteric oxides, which behave as acidic as well as basic nature. आगे एक पॉइंट पे जाते हैं, बट amphoteric का पूछ लेते हैं, क्लियर हुआ क्या? So metal oxides are insoluble in water, पानी के अंदर insoluble रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेटल ऑक्साइड कैसे हैं, इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, बट एक्सेप्शंस रहते हैं हमेशा। बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। ये नाटक ही है। प्रॉब्लम क्या पता है क्या? कि मेटल ऑक्साइड जनरली पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसोल्यूबल। मतलब जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, पानी के अंदर डाले तो वो डिसॉल्व नहीं होते उसके अंदर। लेकिन इशू क्या है, देयर आर सर्टन मेटल्स की जो पानी के अंदर डलने के बाद कैसे बनते हैं? दे क्रिएट बेसिकली अल्कलीज बनाते हैं। कैसे? सो लेट अस सी। तो सबसे पहले मान लो आपने सोडियम को जलाया, सोडियम को आपने जलाया सपोज, तो इट विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट सोडियम ऑक्साइड, राइट? दैट इज Na2O। कैसे Na2O? सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन 2, क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बनेगा? Na2O। करेक्ट, Na2O बन गया। अब Na2O को तुम पानी में डाल दो, H2O में, तो वो क्या बनाते हैं? दे कंबाइन होते हैं सभी, और वो क्या बनाते हैं? NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब वो इसके जैसा रिएक्शन है। तुम CaO को डालते हो ना पानी के अंदर, अब ये भी तो मेटल ऑक्साइड ही है, कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिकली मेटल ऑक्साइड। पानी में डालते हो तो क्या बनता है? ये स्टार्टिंग में वाली रिएक्शन है अपनी फर्स्ट लेसन में, क्रिएट CaOH टेकन ट्वाइस, राइट? स्लैक लाइम बोलते हैं जिसको हम लोग। ओके, तो सेम रिएक्शंस है। तो यहाँ पर हाफ रिएक्शन दिए वाले है। इफ यू वांट टू राइट डाउन जस्ट हाफ रिएक्शन, यू कैन राइट डाउन द हाफ रिएक्शंस, अदरवाइज यू कैन शो फर्स्ट Na2O तैयार होता है एंड देन पानी के अंदर। लेकिन बुक के जैसा निकाला तो भी चलेगा। इज इट ओके? जैसे कि यहां पर कैसा किया है, Na2O को डायरेक्टली बताया, मतलब दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन डायरेक्टली बुक में बताई गई है। मैं तुमको पहले ये बता रहा हूँ Na2O मिला कहाँ से। तो Na पहले जलाते हैं, Na2O मिलता है, लेकिन अपने बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, अब डायरेक्टली भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको खाली इतना बोलना है कि पानी के अंदर वो क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। ये अल्कली है ना? अल्कलीज मतलब क्या? कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ऐसे बेस की जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, सो दे क्रिएट अल्कलीज। ओके, सो द मेन क्वेश्चन, क्या हर एक मेटल ऑक्साइड पानी के अंदर डलने के बाद अल्कली बनाता है? अब मेन क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बताओ, क्या हर एक मेटल ऑक्साइड पानी में डलने के बाद अल्कली बनाता है? इज इट ट्रू? नो, नो, क्योंकि बहुत सारे तो इनसोल्यूबल ही हैं, इनसोल्यूबल ही हैं। तो फिर कुछ एक्सेप्शन है, राइट? कुछ एक्सेप्शन है। विच आर द एक्सेप्शंस? एग्जाम में अगर आपको पूछा कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं, तो यू कैन राइट डाउन Na2O या फिर K2O, सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड, K2O या फिर Na2O। बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। Now we have observed in activity that all metals do not react with oxygen at the same rate. ये ऑलरेडी हमको पता है कि सपोज हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, मुझे और एक चीज बताओ, इसका रीजन क्या लिखोगे अगर एग्जाम में तुमको आया कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट? क्या रीजन हो सकता है कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कोई कम रिएक्ट कर रहे हैं? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, मेटल के रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, राइट? मेटल के रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, हाउ मच रिएक्टिव आर दे, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हमारे को जो देखो, आपको जो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, जैसे कि पहला कौन सा, वो एयर वाला, जलाने का, बर्निंग का, दूसरा पानी वाला रिएक्शन है, तीसरा एसिड वाला रिएक्शन है, और चौथा सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला है। सभी रिएक्शंस करने के बाद वो आपको क्या बोलने वाले पता है क्या? कि ये ऑल द रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन व्हाट?
रिएक्टिविटी, और उसके बाद तुमको वो रिएक्टिविटी का टेबल देंगे। मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग द ग्राउंड फॉर यू टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टिविटी टेबल। ये पूरे इसमें से सिर्फ आपको एक ही चीज समझाएंगे वो एंड में, क्या कि रिएक्टिविटी अलग अलग रहते हैं अलग अलग मेटल्स के, तो उसके लिए वो बता रहे खाली, बाकी कुछ नहीं। सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सी ये हर बार घिसते घिसते वो एंड में फिर वो बोलेंगे कि ये रिएक्टिविटी का टेबल है। सो मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट एट ओपन। लेट्स से इसको अंडरलाइन कर लो। ये पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये मेटल्स हैं लेकिन वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर इसको खुले में रख दिया अपन ने तो ये लिटरली जलना शुरू करता है। क्या करते हैं? जलना शुरू करते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसके अंडर रखते हैं फिर हम लोग उसको? केरोसिन ऑयल में। अंडरलाइन करो उसको। किसके अंदर रखते हैं हम लोग उसको? केरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग उसको रख देते हैं, केरोसिन के अंदर पोटेशियम और सोडियम को। पानी के अंदर नहीं रखते, पानी के साथ रिएक्शन करता है वो काफी वायलेंट, एंड खुले में भी रख नहीं सकते। At ordinary temperature, the surface of the metals such as magnesium, aluminum, zinc are covered with a thin layer of oxide. Okay, तो ये तो बराबर ही है। अगर कोई भी मेटल को तुम बाहर रखोगे उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगा, किसका? ऑक्सीजन का। To let's say the protective layer, oxide layer, prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. इसको समझ के लेते हैं। बच्चों को पहला पॉइंट ये समझ में आ जाता है कि चलो पोटेशियम सोडियम काफी रिएक्टिव है, खुले में नहीं रख सकते, पानी के अंदर रख नहीं सकते क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करता है वो, इसलिए केरोसिन में रखते हैं। बच्चों को दूसरा पॉइंट भी समझ में आता है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम खुले में रखने के बाद उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ता है, ऑक्साइड का लेयर। ये तीसरा पॉइंट बच्चों के समझ में नहीं आता है कि आयन क्या बोल रहे हैं वो, मतलब आयन जलता नहीं है लेकिन आयन फीलिंग्स जलते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सी आयन जो है आपका, अगर आप आयन, एक आधा बॉक्स है आपके पास और आयन रॉड या फिर बॉक्स को आप जला रहे हो, वो नहीं जलेगा। एंड लेकिन उसके आयन फीलिंग्स जलेंगे। आयन फीलिंग्स मतलब क्या? पार्टिकल्स ऑफ आयन, आयन के जो पार्टिकल्स होंगे वो जलेंगे। मेन क्वेश्चन, वो क्यों जलेंगे ना आयन क्यों नहीं जलेगा? ये जो बॉक्स है वो क्यों नहीं जलेगा? दिस विल नॉट बर्न, दिस विल बर्न। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो मेटल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो जलेगा नहीं। मेटल एक पेपर की जैसा जलता है, लिटरली पेपर के जैसा जला सकते हैं आप किसी मेटल को, लेकिन आपका मेटल का कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन पाउडर स्टेट, फिलिंग स्टेट्स में होना चाहिए। आपका जो बॉक्स पीस है वो क्यों नहीं जलता है? व्हाट हैपेंस विद दैट केस? द रीजन इज उसके अंदर एक पॉइंट है, एक इशू है। जब आप उसको जलाते हो, मेन इशू इज उसके अंदर हीट क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द मेटल। वो हीट क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसकी वजह से वो आग नहीं पकड़ता है। लेकिन आपके जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता, वो खुद के पास ही रखता है और फिर जलना शुरू करता है, मेल्टिंग पॉइंट तक जाता है और जलना शुरू करता है फिर सीधा सीधा। सो टेक्निकली आपका बॉक्स क्यों बर्न नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द हीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉक्स, बट योर आयन फीलिंग्स विल गेट बर्न। Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. तो कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन उसका ऊपर का पूरा लेयर किसका आ जाएगा? उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग, कॉपर ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा। आपने देखा ही है कि कॉपर ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन अगर उसको जलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक कलर में। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। सिल्वर एंड गोल्ड हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, तो यहां तक ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें अगर कुछ इशू है तो पूछे। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट?
12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो,
प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक. प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक. सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर. इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार. तो आपके ऊपर है, राइट. दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट. तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट. मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी. सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे. मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ. यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे. तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे. तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है. मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है. देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स. क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है. जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट. साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर. तो इसमें वैसा नहीं है. इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है. मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं. मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर. क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट. नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की. हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का. इट माइट हैपन. तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं. अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers. आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं. आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट. मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है. हमारे पास क्विजेस भी हैं. मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है. उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है. तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं. उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन. आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. किसको, लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा